अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दीकी। आज की हमारी इस नशिस्त में मौजूद है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आमिर रफ़ीक आराई। आइए चलते हैं इनके जानिब और इनसे पूछते हैं कि ये एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन को रन करें डीसी यूथ के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको अपने प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और वॉइस ऑफ पंजाब की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, आपने अपने इलाके में एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी डीसी यूथ के नाम से। सबसे पहले तुम्हारे व्यूवर्स को क्लियर करें कि डीसी की कंप्लीट एब्रीविएशन क्या है और उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद क्या था लॉन्च करने का। देखें, आप जिस वक्त इस इलाके में बैठी हुई हैं, इस इलाके का नाम ढोक चौधरियाँ है। बेसिकली ये NA59 PP 13 का हलका है और ये रावलपिंडी की एक विलेज कौंसल है जिसका पुराना नाम जो है वो ढोक चौधरियाँ, और इसी ढोक चौधरियाँ के नाम से हमने 2018 के अंदर इस इलाके के नौजवानों ने एक इनिशिएटिव लिया था। इलाके की यूथ जमा हुई थी और हमने एक डीसी यूथ प्लेटफॉर्म की जो है वो बुनियाद रखी थी। ओके, और 2018 में आपने बुनियाद रखी, आज तक कितने कामयाब प्रोजेक्ट्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सच्ची बात पूछे तो मुझे खुद याद नहीं है कि हमने कितना सारा काम इसके ऊपर कर लिया है, क्योंकि साल 2018 से लेकर अब तक सैकड़ों के हिसाब से हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, जिसमें हमारी प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, हमारी फूड ड्राइव्स होती हैं, सालाना हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, माहाना की बुनियाद पर हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नज़रिया पाकिस्तान कन्वेंशंस हैं। और इसी तरह इलाके के अंदर हर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती होती है तो हमारी वकला की तंजीम जो है, हमारी वकला की टीमें हैं, उन बेगुनाह लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए आसानी पैदा करते हैं। और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इलाके के जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम फ़राहम करवाना, उन्हें स्कूल की चीज़ों जैसे कापियाँ हैं, किताबें हैं और दीगर यूनिफॉर्म, शूज़, ये चीज़ें मुहैया करना, ये हमारे अहम में शामिल है। तो इतने तमाम प्रोजेक्ट्स करने के साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस किस तरह से मैनेज करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे बहुत सारे बहन भाई हैं जो हमें इस काज में हमें सपोर्ट करते हैं। ना हमें गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 1 रुपये की सपोर्ट होती है और ना ही किसी पॉलिटिकल पर्सन से हम कुछ 1 रुपया भी इसके लिए हम लेते हैं। सब काम नौजवान अपनी मदद आपके तहत और अपने बिहाफ पे ही सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, इस टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, उनमें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ देखें, आप कब तक किसी को राशन के ज़रिए मदद कर सकते हैं? बेसिकली आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप किसी गरीब को उसके पाँव पर खड़ा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है कि किसी को राशन के ज़रिए सपोर्ट करना है तो हम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है उस घर के किसी एक फ़र्द को कारोबार के ज़रिए उसे कोई ऐसा कारोबार बनाकर दे दें कि वो ख़ुद अपनी अर्निंग करे और अपने घर वालों की हिफाजत कर सके। अच्छा, आज के दौर में हम देखते हैं कि कई सोशल वर्कर्स कोई भी छोटा सा काम करते तो उससे डबल उसकी प्रमोशन करते, तो ये जो प्रमोशंस का सिस्टम है क्या ये सही है? देखें, 2 चीज़ें हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त अपने इलाके की नौजवानों की सबसे बड़ी टीम है जो एज ए वॉलंटियर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं। 2 चीज़ें होती हैं, अगर तो काम ये आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं फिर तो आपको किसी किस्म की प्रमोशन या पब्लिसिटी की या सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपने 1 रुपया लगाना है किसी गरीब के ऊपर और 200 रुपया लगाना है अपनी पब्लिसिटी के ऊपर, तो फिर यहाँ पे ज़्यादातर वही काम चल रहा है। अच्छा, आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो आजकल अगर हम देखें, आजकल एक इशू ज़्यादा हाईलाइट हुआ हुआ है बिजली के बिल्स का इशू। इसकी बुनियादी वजूहत उस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें और इसका प्रॉपर वे फॉरवर्ड या हल क्या है? बिकॉज हमने लास्ट ईयर भी देखा कि ऐसे ही बिल ज़्यादा आए, अवाम सरापा एहतजाज हुई, देन बिल करेक्ट कर दिए गए। इस बार भी वही कुछ हुआ सब कुछ, तो कब तक सिर्फ स्ट्राइक्स ही इसका हल रहेंगी? देखो मेरी बहन, जहाँ इस इलाके में जिस वक्त आप बैठी हुई हैं ना, यहाँ की 70 से 75% आबादी जो है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती है। बुनियादी तौर पर मैं एक सोशल वर्कर हूँ और आम पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, राब्ते में रहता हूँ। मेरी बहन, आप यकीन करोगी कि मैंने 2005 का ज़लज़ला देखा। मैं कश्मीर गया हुआ था एज ए वॉलंटियर, वहाँ लोगों की खिदमत की, उनकी मदद के लिए वहाँ बढ़ा। मैंने कोविड का बदतरीन दौर देखा, मैंने फ्लड देखा, KPK को डूबता हुआ देखा। इस वक्त भी हमारी कई ऑर्गेनाइजेशंस के लोग कसूर में मौजूद हैं जहां फ्लड आया हुआ है।
इंसान की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए हम लोग वहाँ पे पेश हैं। कोविड के दौर के बाद मुश्किल तरीन हालात इस मुल्क के ऊपर आए, लेकिन मैं हलफ दे के बात ये कहता हूँ कि मैंने इससे मुश्किल हालात आज तक नहीं देखे जो मौजूदा हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं। एक गरीब जिसकी 32,000 33,000 रुपये आमदन है, उसके 4 बच्चे खाने वाले हैं, मकान उसका किराए पे है, उसको 20,000 रुपया बिजली का बिल भेज दिया जाता है। मुझे एक बात ये बताएं कि 20,000 रुपया बिजली का बिल देने के बाद 12,000 रुपये में वो अपने घर का निज़ाम कैसे चलाएगा। मैं ये सवाल अपनी आवाम के सामने रखता हूँ, बिलखसूस अपने हुक्मरानों के सामने ये बात रखता हूँ। आपको 50,000 रुपया दिया जाता है, आप मुझे उस 50,000 के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली का बजट निकाल के दिखाएं, वो कैसे अपने घर की कफालत करेगा। 4 बच्चे उसके खाने वाले हैं, मियाँ बीवी मिला के 6 बंदे, वो खुद घर के बन जाते हैं, किराए का उसका घर है, 20,000 बिजली का बिल है, वो अपने बच्चों को फाका कशी पर मजबूर नहीं करेगा तो क्या करेगा। हर तीसरे दिन आप देख रहे हैं खुदकुशी हो रही है। मैं इसे खुदकुशी नहीं कहूँगा, मैं इसे आम आदमी का माशी कत्ल करूँगा, और ये कत्ल रियासत के ज़िम्मे है और ये हमारे मुल्क के हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार हैं। मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जनाब वज़ीर आज़म, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। रवां साल 4.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें हाई क्वालिफाइड किस्म के लोग शामिल थे, डॉक्टर शामिल थे, इंजीनियर शामिल थे। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आम पब्लिक को इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। सर, तो ये तमाम सोशल इश्यूज़ हैं, हाईलाइट किया आपने, इनका प्रॉपर हल क्या है? किस तरह से इन तमाम इश्यूज़ के अंदर आवाम सर्वाइव कर सकती है? देखें, नीचे लेवल से आप शुरू करें। मैंने आज सुबह एक बंदे को बात करते हुए देखा कि वापडा वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। वापडा वालों की कैसे इसकी गलती नहीं है? 27 तारीख को मीटर रीडिंग की डेट है, 5 तारीख को वापडा का अमला आके मीटर रीडिंग करके जाता है, तो ये 7 दिन में 100 यूनिट्स का जो गैप पड़ रहा है, ये मैं किसके ज़िम्मे डालूँ? वापडा के अमले के ज़िम्मे डालूँ, वज़ीर आज़म साहब के, या महकमा बरकियात के जो आला अफसर हैं उनके ज़िम्मे डाल दूँ? सबसे पहले हमें निचले लेवल पे इस्लाहात की ज़रूरत है। जब तक निचला तबका ठीक नहीं होगा, ऊपर बैठे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, हमारे मुल्क में जो अफसरशाही इस वक्त बनी हुई है, एक वापडा के लाइन मैन से लेकर ऊपर बैठा वज़ीर करोड़ों यूनिट्स हर महीने फ्री की इस्तेमाल कर रहा है। इनको कौन रोकेगा? क्या इनका काम नहीं बनता कि ये जिस तरह बोझ आवाम के ऊपर डाल रहे हैं, इनका काम नहीं बनता ये कफ़ायत शारी से काम लें? इनका काम नहीं बनता कि ये अपना हाथ रोकें? वो जो करोड़ों रुपए अपनी बिजली के यूनिट्स के मद में ये अपनी ज़ात के ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्या इनका काम नहीं बनता कि वो आवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर लगाएं? तो निचले तबके से ऊपर तक इस्लाहात की ज़रूरत है। मेरी आम पब्लिक से भी गुजारिश है, खुदारा अपने हक़ के लिए उठें। लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, रोज़ाना कोई ना कोई ख़ुदकुशी का केस सामने आ रहा है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा ज़रिया आमदन ठीक है, मैं अपना बिजली का बिल भर सकता हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं जिनकी माहाना आमदन 20 से 22,000 रुपये है, जो किराए के मकान में रहते हैं, जिनके 4 बच्चे खाने वाले हैं और ज़रिया आमदन, ज़रिया माश कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर